Hello everyone, welcome to Apti Plus, the Academy for Civil Services. Today we are here to discuss the weekly current affairs, and that discussion will cover our current affairs from 1st to 7th of February. That is the first week of February, where the budget is an economic survey has also been launched recently. तो कुछ questions हमारे वहाँ से भी आएंगे. And apart from this, the discussion will be in the format of MCQ, and one mains question will also be discussed through. Now let us start our discussion. The question number 1. With reference to Union Budget 25-26, consider the following statements. The government has decided to constitute a Makhana board in Bihar. The government has also decided to set up a urea plant in the state of Tripura. No income tax will be applicable on the income below 15 lakh. तो सबसे पहली चीज तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट एंड आंसर इज ए. सेकंड, जो ये यूरिया प्लांट मखाना बोर्ड तो आपका बिहार में सेटअप होगा, और हमें पता भी है जो इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मखानास कहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, the urea plant is not going to be set up in Tripura, it's in Assam. Now next question, no income tax will be applicable on income below 15 lakh. ये तो बहुत न्यूज में रहा है एंड बहुत अभी हम मीम्स भी देखते रहते हैं. कहाँ ये आपकी लिमिट है इनकम टैक्स 12 लाख रुपए की प्लस 75 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं. तो आपकी अगर इनकम 12,75,000 तक की है तो कोई इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, लगेगा. और उसके बाद 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपका इनकम टैक्स लगेगा. ठीक है, तो आंसर इज ए. सो यही है, यूरिया प्लांट विल बी सेट अप इन आसाम in Namrup, and with respect to the income tax, the limit is 12 lakh under the new regime and will be 12.7 lakh for salary taxpayer due to standard deduction of 75,000 rupees. ठीक है. मखाना बोर्ड क्यों सेटअप कर रहे हैं? मखाना बोर्ड का पर्पस होगा आपका प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, जो भी है किसी तरह से मखाने की एडिशन, किस तरह से हम वहाँ के फार्मर्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनकी इनकम को डबल कर सकते हैं. तो और हमारा जो मखाना का प्रोडक्शन है उसका जो सप्लाई चेन है प्रॉपर, उसको एक बनाना जिसमें कि आपका वैल्यू एडिशन करना है हमें और मार्केटिंग करनी है और प्रॉपर चैनल से. ठीक है, ये हमारा टारगेट है. Then next, let's see some of the other schemes that are also launched in your budget. तो सबसे पहले एक है धन धान्य कृषि योजना. So what is the प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना? तो इसका टारगेट क्या है? डेवलपिंग द एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम. तो स्टेट्स के साथ मिलके सेंटर कम से कम कितना डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है हमें? 100 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट जहां पे प्रोडक्टिविटी क्रॉप की या क्रॉप की इंटेंसिटी और जो फार्मर्स जो लोन लेते हैं क्रेडिट पैरामीटर थोड़े कम है. ठीक है, ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट को चुन के उनके लिए एक प्रोग्राम, उनकी फार्मर्स की इनकम बेनिफिट करने के लिए, ठीक है, ऐसा एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलेंगे एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, धन धान्य कृषि योजना. Next is Atmanirbharta in pulses. तो गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च्ड अ 6-year मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, क्योंकि पल्सेस प्रोटीन रिच होती हैं, प्लस इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी पल्सेस का करता है, बट स्टिल इंडिया इंपोर्ट्स, सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है पल्सेस में. हम अपना डोमेस्टिक जो नीड्स है पल्सेस की वो पूरी नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे को फोकस चाहिए. फॉर दैट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दिस आत्मनिर्भरता इन पल्सेस प्रोग्राम मिशन, जो कि 6 ईयर का है. और फोकस कौन सी दाल पे रहेगा? तूर, उड़द एंड मसूर. ये लार्जली हमारे यहाँ खाई जाती हैं ज्यादातर एंड यूज होती हैं. कौन प्रोक्योर करेंगे फार्मर्स से नेक्स्ट 4 इयर्स में? एजेंसीज आर नाफेड एंड NCCF. ये कोऑपरेटिव है ऑफ फार्मर्स, एक नाफेड है, ये भी फेडरेशन है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स. और क्या अनाउंसमेंट हुई है बजट में कि हम रिसर्च इकोसिस्टम बनाएंगे जो कि हाई यील्डिंग सीड्स डेवलप करेंगे, रिसर्च होगी और उनको कमर्शियल यूज में फार्मर्स को देंगे. ऐसी 100 से ज्यादा सीड वैरायटी का हमारा टारगेट है. हाई यील्डिंग सीड्स मतलब जो कि बेटर प्रोपोगेशन हो, जो कि जल्दी ग्रो कर जाए और जैसे कि ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए,
कोई बीमारी होती है फसलों में तो वो भी मैनेज कर जाए, ऐसी टाइप की सीड्स, और जिनसे प्रोडक्शन भी ज्यादा हो। ठीक है, ऐसी सीड्स को हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं। तो एक मिशन उस पे भी लागू चलाया है सरकार ने। मिशन लाने का एक पर्पस क्यों है, क्योंकि ये सीड्स का प्रोक्योरमेंट करना, ठीक है, ये बहुत महंगा पड़ता है एक आम किसान को। ठीक है, तो ऐसे हम अगर खुद में रिसर्च करेंगे तो हम अपना सीड्स इजीली आगे फार्मर्स को दे सकते हैं। सो नेक्स्ट इज देयर इज अ रिवीजन इन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई। हम एमएसएमई पे क्वेश्चन भी आगे देखेंगे मेंस का। तो जो पहले इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट थी उसको 2.5 गुना और 2 गुना कर दिया गया है। फॉर दैट यू हैव टू सी द एमएसएमई का जब लास्ट रिवीजन हुआ था, जब डेफिनेशन चेंज हुई थी, तो अब आप एक बार ये दोबारा से लिमिट को आपको चेक करना है। और नेक्स्ट इज फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड दी लेदर सेक्टर। इस इंडिया के फुटवेयर लेदर सेक्टर में भी एक स्कीम चलाई गई है, स्टार्ट करने की घोषणा करी है सरकार ने, फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आर फुटवेयर एंड दी लेदर सेक्टर, जिससे कि 22 लाख लोगों को आपका एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, as well as it will generate a turnover of your 4 lakh crore and exports भी प्रमोट होंगे। Another thing is मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग द मेक इन इंडिया। अगेन नेक्स्ट स्टेप है ये मेक इन इंडिया का, आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और इंडस्ट्रीज को स्पेशली एमएसएमई को टारगेट करते हुए ये मिशन को अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट स्कीम दैट इज अनाउंस्ड इन बजट इज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड पीएचसीज। तो अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं रूरल एरियाज में, उनको लाना है हमें भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि सब में इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड देना है। ठीक है, सो दिस वाज द अदर अनाउंसमेंट्स जो आपकी बजट में हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो सीन वन क्वेश्चन ऑन बजट। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सेबी। ये एक क्वेश्चन क्यों हमने यहाँ रखा है, बिकॉज रिसेंटली एक्सपर्ट्स हैव आस्क्ड कि भाई सेबी का रिव्यू करा जाए और सेबी के बारे में, सेबी हाउ सेबी इज कंट्रीब्यूटिंग ये देखा जाए, एंड हाउ इट कैन द एक्ट ऑफ सेबी कैन बी इम्प्रूवाइज्ड, और पावर कैसे हम सेबी को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शेयर मार्केट बढ़ रहा है, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना जो सेबी का काम है उसको और अच्छे से सेबी कर सके, ऐसा उसे सशक्त करा जाए। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। SEBI was established as a statutory body in 1992 through SEBI Act 1992. Primary, this statement is correct. See here, all the statements are correct. So let us just learn. तो 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी है, SEBI एक्ट से आई थी। इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट कौन सा होता है आपका? जिसमें हम बॉन्ड्स, शेयर्स, ये वाला जो मार्केट होता है ये सिक्योरिटी मार्केट होता है। ठीक है, SEBI has power to regulate, supervises stock exchange, depositories, mutual funds in India. This is correct statement. इंडिया में और 2 रेगुलेटर है, एक है PFRDA, एक है आपका IRDA। IRDA सारा इंश्योरेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस वाले जो एजेंसीज होती हैं सबको रेगुलेट करता है। पेंशन वाला डिपार्टमेंट जो रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज PFRDA, एंड सेबी आपका सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज SEBI कैन इम्पोज पेनल्टी एंड इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये टर्म याद रखना है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑल्सो अगेंस्ट एंटिटी वायलेटिंग द सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से भी स्टार्ट कर सकता है पेनल्टी लगाने के अलावा। ठीक है, हमने ये देखा इनिशियली जब सेटअप हुआ था SEBI, दैट वाज एन 88, बट इट वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू योर statutory body in 1992, and primary object we have seen interest of the investors, development of securities market, and ensure fair prices in the securities market. And regulation हमने देख लिया, and all the statements are correct. इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, डायरेक्शन भी इशू कर सकता है SEBI। तो आपके में स्टेटमेंट्स में लिखा आ सकता है कि SEBI के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो ये इस वर्ड्स का खेल है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकता है, पेनल्टी भी है, एनफोर्समेंट एक्शन भी है। ठीक है,
इन्वेस्टिगेशन भी सेबी कर सकता है, डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है, तो ये सबको आपको याद रखना है। ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि पेंशन फंड्स भी रेगुलेट करता है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं। डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड्स, इंटरमीडियरी एक्सचेंजर्स, ये सबको ये रेगुलेट करता है। पेंशन के लिए आपका है PFRDA। Now next question is, which city has recently banned begging completely in all the public places? तो recently अभी भोपाल has done this action of banning the begging in the public places. So answer is B, भोपाल। इससे पहले MP में इंदौर ने ये चीज करी थी, बैन किया था बेगिंग। तो अब हम देख लेते हैं कि क्यों बैन की गई है बेगिंग। बिकॉज अथॉरिटीज हैज रिवील्ड दैट दिस कॉजेज समटाइम्स ट्रैफिक इश्यूज at the religious site, tourist spots, है ना, as well as there are some criminal records against the beggars involved, जिससे कि illicit activities भी हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे reasons देते हुए भोपाल ने ये ऑर्डर इशू किया है। अब इसका लीगल बैकिंग क्या है, लीगल किस बेसिस पे किया है, तो ये BNS आपका जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, उसके अंडर एक सेक्शन आता है 163, जिसमें एम्पावर किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बेगिंग डिस्ट्रिक्ट वाइड बैन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी एक सेक्शन है BNSS में आपके कि अगर कोई ऑफिशियल ऑर्डर दे रहा है और उसको नहीं मानेंगे तो भी आप जो नहीं मान रहा है उसके अगेंस्ट पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक। इस तरह के और ऐसे कौन से कानून पहले थे कॉलोनियल एरा में आपके थे, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, जिसमें कुछ ट्राइब्स को बेगिंग और जो वेग्रेंसी करते थे उससे एसोसिएट किया जाता था। फिर रिसेंटली अभी जो कानून है इन द करंट कॉन्टेक्स्ट वो ये है कि चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों कानून बना सकते हैं। और जो बेगिंग और वेग्रेंसी जो सब्जेक्ट है दैट कम्स अंडर योर कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ एंट्री 15 इन लिस्ट नंबर 3। 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे दोनों सेंटर और स्टेट कानून बना सकते हैं उसमें आपका बेगिंग आता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बेगिंग किसके अंडर आता है, कौन सी लिस्ट में आता है, ठीक। प्लस तो कोई एक सेंट्रल कानून नहीं है, अलग अलग स्टेट्स अपने कानून बना सकते हैं। जैसे बॉम्बे प्रिवेंशन बेगिंग एक्ट आया था 1959 में, तो सच थिंग इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी 2022 में। दैट नेम ऑफ दैट स्कीम इज स्माइल, दैट इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने जितने भी बेगर्स होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको मेडिकल केयर देनी, को एजुकेशन स्किल, कुछ काम कर ले, कुछ ऐसा टाइप का एनवायरनमेंट देना, ये हमारा टारगेट है इस स्कीम का कि हमें बेगर फ्री इंडिया बनाना है बाय 2026। एंड एज ऑफ 2024 970 इंडिविजुअल हैव बीन ऑलरेडी रिहेबिलिटेटेड अंडर दिस स्कीम वेयर देयर आर 352 चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड, ओके। तो एक स्माइल स्कीम है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently launched Gyan Bharatam Mission is an initiative aimed at promoting, answer is surveying, documenting, conserving India's vast manuscript heritage। तो ये भी बजट का ही अनाउंसमेंट है, ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा है, पैसे अलॉट ज्यादा किए हैं। ऑलरेडी हमारा एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन चल रहा है, उसके अंदर एक इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट है हमारे यहाँ, ठीक है, उनको सर्वे करेंगे, लिखेंगे, उनका रिकॉर्ड बनाएंगे एंड उनको कंजर्व करेंगे अपने हेरिटेज को, ठीक है। वास्ट जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं पहले ये भी पता होना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट एक कागज का टुकड़ा होता है, आप कह सकते हैं पुराने जमाने में वो क्या कहते हैं, एक हैंड रिटन कॉम्पोजिशन होती है, मींस जो कि हाथ से लिखा होता है। किस पे लिख सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, कागज पे भी हो सकते हैं। जो पेड़ की बार्क होती है, जो ऊपरी हिस्सा होता है ब्राउन कलर का बार्क, है ना, उसके बैक साइड को जब उसे छाल को तोड़ देते हैं उसके ऊपर भी लिखा जा सकता है हाथ से, ठीक है। कपड़े पे, मेटल पे, पाम लीफ पे, ठीक है। कॉपर प्लेट्स भी आती हैं, वो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स में आती हैं, जिसके लिए हिस्ट्री की बुक में एनसीईआरटी में एक टर्मिनोलॉजी है वो आपको देखनी है, दैट इज योर होमवर्क। प्लस एक कंडीशन और है कि वो 75 ईयर्स मिनिमम ओल्ड हो। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, और इंडिया के पास ऐसी
50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा कलेक्शन है। ओके, तो इसके लिए एक खास मिशन चलाया गया था सरकार द्वारा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन 2003 अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, दैट इज इंका। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जो इन सब चीजों में आर्ट्स में रिसर्च करता है, जो कि सेटअप हुआ था 1987। और ये आता किसके अंदर है, ये बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो और इन्होंने मिलके एक नेशनल मिशन स्टार्ट किया था मैन्युस्क्रिप्ट का 2003 में। अब इसी के अंडर 2025-6 में बजट में ये इनिशिएटिव चलाया गया है, जिसका टारगेट है दैट वी विल कंजर्व ओवर 1 करोड़ manuscript housed in the various locations, and for that 60 crore allocation of budget has also been done. Now next is great scheme recently launched by government is associated with which of the following sector, and answer is textile sector. एंड टेक्सटाइल सेक्टर में भी इट इज स्पेसिफिकली टेक्निकल टेक्सटाइल। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं आपके, जो जैसे आप कभी पानी में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, पानी में स्पेशल टाइप के फाइबर्स यूज होते हैं, रोप, जैसे आप ऊपर से नीचे कूद रहे, बंजी जंपिंग करिए, एक स्पेशल टाइप की रोप से आपको बांधा जाता है फॉर योर सेफ्टी। तो उसमें जो फाइबर यूज होता है, इट्स नॉट अ नॉर्मल फाइबर, कॉटन, सिल्क और इस टाइप का ना, तो ये एक टेक्निकल मशीन मेड फाइबर होता है दैट हैज वेरी ग्रेट ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ऐसे फाइबर्स को, ये आपके प्लेन्स में यूज होते हैं या डिफेंस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ऐसे फाइबर्स को कहते हैं टेक्निकल फाइबर्स। और आजकल तो स्पेशली टेक्निकल फाइबर्स आपके वार्म हीटिंग करने वाले जो जैकेट्स आती हैं, है ना, कि आपको बहुत पतली सी एक जैकेट है बट इट हैज हीटिंग फैसिलिटी इनसाइड दैट जैकेट, तो ऐसी मटेरियल्स में रिसर्च और जो इनको कहते हैं हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो उसी को इनिशिएटिव को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक स्कीम आई है, ग्रेट स्कीम। देख लेते हैं, अभी सरकार ने नए 4 स्टार्टअप भी इस स्कीम के अंदर अप्रूव किए हैं। तो इस पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम। सो दैट इज योर ग्रेट स्कीम। ठीक, इसमें हमारा क्या काम होगा कि गवर्नमेंट विल प्रमोट योर रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल, एंड दिस स्कीम इज अंडर द रिसर्च कंपोनेंट ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो ऑलरेडी एक अम्ब्रेला मिशन चल रहा है आपका, उसके अंडर ये स्कीम है। तो इसमें काम क्या करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को, स्टार्टअप्स को जैसे सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसोर्सेज, सो दैट इंडिया कैन प्रॉस्पर इन एंड मेक मोर टेक्निकल टेक्सटाइल। ये आजकल टेक्निकल टेक्सटाइल का ही जमाना है। और इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, योर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, which will provide grant and aid to such startups for up to 18 months of 50 lakh rupees। ये 50 लाख देंगे 18 महीने तक, ऐसे कोई स्टार्टअप में अगर कोई स्पेशल काम करना चाहेगा, ठीक है, कौन, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज consider the following statements with respect to International Big Cat Alliance. It was launched in 2023 during the 50th anniversary of Project Tiger. Answer is correct. All statements are correct. Now let us see about this International Big Cat Alliance. It was established through NTCA. This is also correct. It is open to all the UN member, United Nations members. So this is also correct. अब हम देख लेते हैं ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज अभी इसको, ये जो अलायंस है आपकी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस मिल चुका है। अब इसके ये जो अलायंस है ये कब न्यूज में रही थी आपकी, 2023 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर दैट इज लॉन्च्ड इन 1973। तो 2023 में इसको 50 इयर्स हो गए थे। देन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ठीक है, सारी हमारी जो बिग कैट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं आपकी, लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा का कंजर्वेशन के लिए 7 बिग कैट स्पीशीज होती है। ठीक, तो ये एक आपका हमारे कैबिनेट हेडेड बाय योर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज लॉन्च्ड।
ठीक है, दिस IBCA इनिशिएटिव. नाउ दिस इनिशिएटिव इन 2025 January has converted into intergovernmental organization and international legal entity, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे? इंडिया में ही होंगे. एंड ये जो इम्प्लीमेंटेशन किसने बनाया, कौन, किसका इनिशिएटिव था? ये था NTCA का. NTCA किसके अंडर काम करती है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. NTCA आपका कौन सा चलाती है? प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाती है. प्लस NTCA जो टाइगर सेंसस होता है उसमें भी इन्वॉल्व होती है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून प्लस फॉरेस्ट सर्वे के साथ मिलकर. ठीक है. प्लस NTCA आपकी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. NTCA आपके प्रोजेक्ट टाइगर में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनका मैनेजमेंट भी देखती है. ठीक. तो अब ये IBCA जो है इसकी कुछ मेंबरशिप यहाँ पे मेंशन है, दैट इज निकारागुआ, किंगडम ऑफ इस्वातिनी, रिपब्लिक इंडिया, सोमालिया, लाइबेरिया. इन्होंने तो ऑलरेडी ये एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है, बट इस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि जो इब्का के जो मेंबर्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वेदर दे इज अ रेंज कंट्री और नॉन रेंज कंट्री दैट वांट टू सपोर्ट द बिग कैट कंजर्वेशन. ठीक है. तो सारे UN मेंबर्स आर ओपन फॉर द मेंबरशिप. नाउ 2023 टू 2028 इंडिया ने कितना दिया है? 150 करोड़ रुपए दिए हैं इस अलायंस की सपोर्ट के लिए. ठीक है. प्लस इंडिया इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अदर फंडिंग मैकेनिज्म्स. सो दिस वाज ऑल इन योर इब्का इनिशिएटिव एंड with respect to this question. Now coming to our next question, with respect to parliamentary privileges in India, which of the following are correct? Your answer is B, 2 and 4. But let us also read the other statements. The parliamentary privileges are explicitly codified in Constitution. No, this is totally wrong statement. They are not codified properly. ये सबसे बड़ा एक इशू है, कोडिफाई नहीं किया गया है, which makes them too vague and too open and too broad to interpretation, जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा भी उठा लिया जाता है पार्लियामेंट्री by parliamentarians. ठीक है. So option 1 is incorrect. Next is privileges of member of parliament are same as those of members of state legislature. The statement is correct. जो MPs को होता है privileges वही MLAs के भी होते हैं. Next statement is power to punish for the breach of privileges lies with the Supreme Court of India. No, this statement is also wrong because the power to punish for breach only lies with the house जिसका privilege breach हुआ है. ठीक है. Not with the judiciary. तो judicial interference नहीं होता पार्लियामेंट में. ठीक. Next is freedom of speech in parliament is a parliamentary privileges granted under Article 105 of the Constitution. This is correct. Article 105 is related to freedom of speech in parliament and it is a fundamental parliamentary privilege. Okay, now let us see the other. अभी किसी को ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट का नोटिस दिया गया किसी MP को, दैट इज व्हाई दिस इज न्यूज. तो हमारे यहाँ कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस की. जो भी मेंशन है वो आर्टिकल 105 एंड 122 with respect to parliament and 194 and 212 with respect to state legislature is mentioned. तो जो भी privileges है इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, कुछ कन्वेंशंस है, कुछ प्रेसिडेंट्स है, कुछ borrowed practices है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उनके बेसिस that forms the legal basis of present parliamentary privileges available to MPs and MLAs in India. ठीक है. Next statement is Article 105 and 194 grant similar privileges. ये हमने देखा जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं एंड जो आपके MPs होते हैं दोनों के सिमिलर प्रिविलेजेस होते हैं. दोनों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है बोलने की, लीगल एक्शन फॉर एनीथिंग सेड और वोटेड फ्रॉम द हाउस उससे इम्यूनिटी मिली होती है उसमें. एंड दे हैव राइट टू बोथ द हाउसेस, ऑल द हाउसेस लेजिस्लेचर हैव द राइट टू रेगुलेट देयर इंटरनल प्रोसीडिंग. तब ये लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपका थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो पनिशमेंट की पावर भी लेजिस्लेचर के हाउस के पास होती है ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है आर्टिकल जो 105 क्लॉज 1 है उसमें लिखा है दैट MPs को
ग्रांट की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, इंश्योरिंग दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली विदाउट फियर ऑफ एनी लीगल एक्शन. सो दिस इज अ की पार्लियामेंट्री privilege. तो MP ने if had said anything on the floor of the house, then they have that freedom. ठीक है. So this was with respect to MCQs, and there is one more MCQ regarding VS Veshurats. You can say that there is a, this is, it has been purchased by India from USA. It is a lightweight and has maximum range of 8 kilometer. The system has ability to neutralize aerial threats, including drones flying at very low altitude and high speeds. तो पहले तो हमें पता होना चाहिए वेशोरैड्स क्या है. ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है. ठीक है. तो इसके रिस्पेक्ट में पहली चीज, ये इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है ये डिफेंस सिस्टम, एरियल डिफेंस सिस्टम, ना कि यूएसए से बनाया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज इट इज लाइट वेट, इट हैज रेंज ऑफ 8 kilometer and it can neutralize the aerial targets including drones and especially those that are flying on very low altitude. Low altitude means नीचे height पे. ठीक है. And at high speed. So second and 3 are the correct statement. DRDO ने अभी successful flight trials किए हैं Veshurats के. आप इसकी full form देखें. Very short range air defense system. ठीक है. So that is why it's a news. So it's a man portable system developed by Research Center Imarat in collaboration with DRDO others labs. ठीक है. तो it's a man portable air defense system जिसकी रेंज कितनी है 8 किलोमीटर एंड वेरी लाइट वेट एंड कैन हिट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर, जो कि काफी नीचे आता है. मींस लो एल्टीट्यूड पे भी टारगेट कर सकता है. ठीक है. एंड इट इज डिजाइंड फॉर ऑल द 3 ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, एंड इट कैन न्यूट्रलाइज योर एरियल थ्रेट्स and it has all the advanced technology. Now let us come to the pains question. So your first, the main question is, क्योंकि MSME के लिए बजट में काफी कुछ बोला गया है, MSME का क्राइटेरिया चेंज कर दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के, तो दैट इज बाय MSME से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहला है MSME are often considered backbone of Indian economy. Discuss the role and importance of MSME in fostering economic growth, employment and rural development in India. What are the key challenges faced by MSME sector? How can government address these challenges? तो आपसे simple question है MSME का, क्या इनका role है, क्या importance है. Then you have to tell the challenges and the way forward and what are the government initiatives. तो आप न्यूज में क्यों है हमें पता ही है अभी with respect to budget. Now how you will introduce this answer, you will tell the importance of MSME. कैसे बताएंगे? पहली चीज तो MSME contributes to the 30% of India's GDP and employment देती है around 110 million people you can mention, and you can also tell कि exports में around 45% MSME contribute करते हैं हमारे. तो ये 3-4 पॉइंट्स के फैक्ट दे देंगे तो आपकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी. पहले इंट्रोडक्शन में ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे को आता है. नेक्स्ट वी विल राइट रोल एंड इम्पोर्टेंस, सब हेडिंग देके. सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ. ये अगेन दिस इज अ डाटा लोडेड क्वेश्चन. ठीक है. इसमें आप जितने फैक्ट, जितनी स्कीम्स, जितना MSME का कंट्रीब्यूशन डालेंगे उतना अच्छा आपके नंबर मिलेंगे. ठीक है. तो 30% तो हमारा इकोनॉमिक आउटपुट में इससे आता है GDP के. MSME सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट में बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स, जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियंस स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस. तो आप एक साइकिल भी बना सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी से आउट ऑफ पॉवर्टी आएगा, फिर एजुकेशन होगी, तो एक पॉजिटिव साइकिल बना सकते हैं. ठीक है. बहुत विद रिस्पेक्ट टू MSME कंट्रीब्यूशन. रीजनल डेवलपमेंट होता है, जब जहाँ MSME होंगी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ आएगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, न्यू लोकेशन बूम होगी, तो वहाँ का कोई प्रोडक्ट जैसे ओडोप डिस्ट्रिक्ट है उस तरह से एनहांस होगा. ठीक है. और इंडस्ट्रीज आके सेटअप हो सकती हैं, तो एक इकोनॉमिक बैलेंस सेटअप होता है. नेक्स्ट व्हाट आर द चैलेंजेस. सबसे बड़ा चैलेंजेस है पैसा, एक्सेस टू फाइनेंस. हमारे यहाँ जो लेंडिंग नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं. तो ये MSME क्या करते हैं, वो
इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लेंडिंग पे जाते हैं, जहाँ पे आपका कोलैटरल बहुत ज़्यादा होता है या इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो उससे उनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो रुक जाती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द इश्यूज जो कि एमएसएमई के पास नहीं होती, इतनी जल्दी नहीं आती। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के तो अपने रिसर्च यूनिट्स होते हैं, तो वहाँ पे तो वो नई नई चीज़ों में वो कर लेते हैं इन्वेस्ट, पैसा ज़्यादा होता है उनके पास। बट छोटी कंपनीज, छोटी छोटी एमएसएमई के पास ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लॉट ऑफ cumbersome regulatory framework, frequent policy changes which hinder their growth. कभी नया टैक्स लॉ, कोई नया लेबर लॉ, कोई इन्वायरमेंट रेगुलेशन। तो एक कंपनी चलाना इटसेल्फ इज अ, एक इंडस्ट्री चलाना इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज फॉर अ MSME. Then market linkages outside India, inside India, poor marketing strategy, limited resource. इतना ज़्यादा मार्केटिंग पे पैसा नहीं एमएसएमई दे सकते। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस एमएसएमई क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, प्लस आरबीआई का जो बैंक के थ्रू लोन डिस्पर्सल्स भी होते हैं अंडर योर दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एमएसएमई भी एक आता है। प्लस देर इज सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। प्लस देर आर, अभी आप मेंशन कर सकते हैं मेक इन इंडिया, न्यू क्राइटेरिया, न्यू इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स जो न्यू चेंज किया गया है उससे भी फायदा मिलेगा, जो डेफिनेशन में चेंज लाया गया है एमएसएमई की। प्लस जीएसटी वाले में एक कॉम्पोजिशन स्कीम आई थी, तो उससे भी बहुत टैक्सेशन और ये सारे इश्यूज, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें बहुत फायदा मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस डिजिटल एमएसएमई एक हमने प्रोजेक्ट, एक स्कीम है, इनिशिएटिव है, जिससे कि एमएसएमई की डिजिटल लेवल पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, टारगेट है। तो जीएसटी के अंडर उनके टैक्स कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया है। मार्केट लिंकेजेस के लिए देयर आर lot of schemes going on, government procurement, trade agreements that provide MSME with the global platform. So this you can write, and then you can conclude that MSME are the pillar for the India's economic resilience and growth. And if India want to become a 5 trillion economy, then MSME has a big way to play. सो दैट वाज ऑल इन दिस आंसर। आप ऐसे करके कंक्लूड कर सकते हैं। कोई और स्कीम आपको पता है आप मेंशन कीजिए। एंड इफ एनी अदर कमिटीज रिपोर्ट है तो वो भी रिकमेंडेशन आप मेंशन कर सकते हैं। सो दिस वाज इन दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन।